खम्मा, जय कलीग जी, हर हर महादेव। भारत की भूमि सदियों से नहीं लेकिन अनंत काल से शौर्य पुत्रों की भूमि रही है। कभी सोने की चिड़िया इसीलिए कही जाती थी कि हिंदुस्तान का नहीं लेकिन पूरे विश्व का कोई प्रांत ऐसा नहीं जो भारत आने की लालायित नहीं होता था और आने के बाद लूटने के मकसद से आता। लेकिन हमारे जैन समाज के जैन धर्मावलंबी शौर्यपुत्र, सूर्यपुत्र ऐसे पेथर शाह, कुमारपाल, वस्तुपाल, तेजपाल, उन्होंने शौर्य की एक नई गाथा लिखी। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने महादानी भामाशाह की नाटिका लेकर आए। बंधुओं, आप सभी को दानवीर भामाशाह थे, ये सबको पता है, लेकिन उन्होंने कब और कितना दान दिया शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। भामाशाह कौन थे शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये बात बहुत पुरानी नहीं है। हो सकता है आपके और मेरे चौथी, पांचवी या छठी पीढ़ी के दादा दादी ने भामाशाह को देखा होगा। 1947 को देश आजाद हुआ और 1547 को भामाशाह का जन्म हुआ। दिन था 29 जून का, भामाशाह जन्म हुआ और हुआ कहां? राजस्थान के मेवाड़ प्रांत का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे हम सादड़ी गांव कहते हैं, जी हाँ, अभी राणकपुर वाला सादड़ी, बस वहीं पर एक ओसवाल जैन परिवार में पिता भारमल और मां कपूर देवी के घर में इस लाल का पैदा हुआ। और ये महाराणा से सिर्फ 7 साल छोटे थे, लेकिन दोस्ती बहुत थी उस समय। मेवाड़ में राज्य महाराणा का था, दोनों बचपन से दोस्त थे। और अब ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों ही दोस्त थे, हकीकत तो ये थी कि महाराणा के बाबा के दादा भी जो है ना, वो महाराणा के दादा राणा सांगा थे। हम सबने देखा होगा, राणा सांगा के बारे में सुना भी होगा। राणा सांगा के पुत्र थे और उनका विक्रमादित्य और उनको संरक्षण देने के लिए रणथंबोर का दुर्ग हम में से बहुत लोगों ने देखा होगा शायद। रणथंबोर का किलेदारी जो है ना, वो राणा सांगा ने भामाशाह के पिता को दी थी। वो राणा प्रताप जिनके दादा राणा सांगा ने खैरवा का युद्ध जीता, वो राणा प्रताप जिनके पिता अमर सिंह को बचाने, उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाई ने अपने पुत्र के बलिदान दे दिया, वो महाराणा जिसके चेतक और राम प्रसाद जैसे पशुओं ने भी उसके स्वामी भक्ति निभाई। ऐसे महान राणा को अगर मेवाड़ की धरा पर किसी ने बहुत बड़ा अमूल्य साथ दिया तो वो थे हमारे भामाशाह। अगर भामाशाह नहीं होते तो शायद आज मेवाड़ की ही नहीं पूरे भारत का इतिहास कुछ अलग होगा। आइए पेश करते हैं महादानवीर भामाशाह के इस नाटिका को शुरू करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे नाटिका आगे चलेगी, मैं बीच बीच में आपको विषयों के ऊपर बताता रहूंगा। गणित आइए विक्रम सिंह जी, पधारिए पधारिए जला राणा, स्वागत है आपका। महाराणा ने तुरंत बुलावा क्या बजाय ताराचंद, और वो भी यहाँ उदयपुर ईडर पर हमला करने की योजना है क्या? हाँ, ईडर को बचाने निकले ये मुगल। विक्रम सिंह जी, अभी हमारे युद्ध की कोई योजना नहीं है। अभी हमें हमारा ध्येय मजबूत बनाने का अवसर चाहिए। ध्येय ऐसे ही मजबूत नहीं होता, उसके लिए शूरता भी चाहिए। तलवार चलने में ध्येय और शूरता नहीं होती विक्रम सिंह जी, बस कौशल्य होता है। बल के साथ बढ़िया बुद्धि मिलती है, तभी शूरता बनती है। शूरता? हम बताते आपको शूरता का। हमारे शादी की और पहली रात थी,
तब आपका संदेश आया, महाराणा प्रताप सिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए निकल आओ। हमने अपने पत्नी का मुंह भी नहीं देखा था और हमारी आने की मर्जी भी नहीं थी। तब हमने अपनी पत्नी से कहा, आधी रात तुम्हारे साथ बिताने के बाद हम निकलेंगे युद्ध करने। तब मेरी पत्नी ने कहा, जो राजपूत युद्ध छोड़कर घर पर बैठते हैं, स्वर्ग में उनकी अप्सरा विधवा बनकर चूड़ा तोड़ती है। मैंने उससे कहा कि मार्ग में तुम्हारी कुछ याद है, कुछ दे दो। जानते हो बामासा जी, मेरी पत्नी ने क्या भेजा? मेरी पत्नी ने सोने की थाल में डब्बे से जगह अपना कच्चा चार भेजा। इसे कहते हैं सूरता। राजपूतों की शूरता पर शक। घर के बाहर एक ध्वज, एक कोटी को सूरता नहीं कहते बामासा जी। राजपूतों की शूरता पर शक किसी को भी नहीं है विक्रम सिंह जी। बाकी हमारे घर पर चढ़े ध्वज के बारे में पूछा है तो सुन लो। जिन प्रभु की आज्ञा से हमारी संपत्ति 100 करोड़ की हो गई है, 16,000 ऊँटों के खेत है हमारे, सभी और मिल जाती है अपने मेवाड़ से। अब हमारे घर पर चढ़े सारे ध्वज उतरेंगे और कलश चढ़ेंगे। बाकी हमारे प्राण और हमारी संपत्ति इस मेवाड़ का कर्ज है और समय आने पर हम ये कर्ज अवश्य उतारेंगे विक्रम सिंह जी, अवश्य उतारेंगे। विक्रम सिंह जी, अब इस ताराचंद का वचन भी सुन लो। युद्ध में तुम्हारे शरीर पर पड़ने वाला पहला घाव ये ताराचंद खाएगा। यह विवाद का समय नहीं है तारा, यह सत्य शूरता को जोड़कर इस युद्ध पुरानी संस्कृति के लिए ढाल बनाने का समय है। आप लोगों को यहाँ उदयपुर बुलाने का प्रयोजन यह है कि कछुआ यहाँ आया है। कछुआ? हाँ, मानसिक कछुआ, अकबर का साला बार बार आता रहता है मेवाड़। आया होगा राणा जी को समझाने कि अकबर को जहां पनाह मान ले। हमारे महाराणा प्रताप सिंह जी ऐसा कभी नहीं मानेंगे। राणा जी का तो हुक्म है, उस कछुआ को जहां कहीं देखे उसे मार डाले। उस कछुआ ने अपने बहन की शादी अकबर से करवा दी। अकबर की सेना आएगी तो देख लेंगे। आप लोगों को यहां बुलाने का यह कारण था कि मान सिंह को मैंने राणा जी को मैंने बहुत समझा बुझा कर यहाँ पर बुलाया है। यह युद्ध का समय नहीं है। जल राणा जी, वह नगर के राठौड़ आपके समधी है ना? पर वो तो अकबर के पंजे में फंसे हुए हैं। तो क्या हुआ, है तो हिंदू ही। अब जाए उन्हें समझाए और उनकी आत्मा को जगाइए। पूछिए उन्हें कि अकबर की गुलामी में क्या उन्हें अपना जीवन मीठा लगता है। राणा जी ने एक स्वतंत्रता का प्रण लिया है और वह अपनी थाल में धूल मिलाकर खाना खाते हैं। राणा जी इतना सब कुछ कर सकते हैं तो वह एक मामूली विद्रोह नहीं कर सकते। आप जाए, उन्हें समझाए और उन्हें विद्रोह के लिए तैयार करें। तो क्या लाभ बाबा जी, अकबर विद्रोह को कुचल देगा। पर हमें और विक्रम सिंह जी को कुछ समय मिल जाएगा। बामासा जी, मुझे समय की नहीं समर्थन की जरूरत है। मेरे ही शब्द मुझे दे रहे हो विक्रम सिंह जी। अभी आप लोग पंजाब के लिए निकले। पंजाब, सिंध, मुल्तान, हो सके उतनी विद्रोह की आग को फैलाए। बाबर क्यों हिला रहे हो? ठीक है, भेजो उन्हें। अभी आप ही लोगों पर आधार है इस मेवाड़ का। अब आप लोग निकले। जी जी। रुकिए, आप लोग यहाँ पीछे के दरवाजे से जाए। क्यों क्यों? मानसिक कछुआ ने आप लोगों को देख लिया तो वह अवश्य आपके पीछे गुप्तचर छोड़ देगा। भाई साहब सही कह रहे हैं, चलिए। आइए आइए मानसिंह जी, आइए। आपकी शूरता की गाथा सुन सुनकर तो हमने अपने कान तृप्त किए हैं।
आपका कटाक्ष न समझे। एटलीस्ट ले तो रही हूँ। आपका कटाक्ष न समझे मामा, इतने मूर्ख नहीं है हम। अपनी अपनी मूर्खता का सभी को मापदंड होता है। मामा, ये शब्द आप हमारा अपमान करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे में इतनी हिम्मत कहाँ। यह तो पुरानी प्रथा है, जब कोई अतिथि आता है तो हम उनकी शूरता का स्मरण करते हैं। हमने आपकी पूर्वजों की शूरता का स्मरण किया। मामा, 20 दिन मेवाड़ पर जहांपना की हुकूमत हो जाएगी, उस दिन आपका सर काटकर मैं हाथियों के पैरों तले कुचलवा दूंगा। अवश्य अवश्य कुचलवा देना। उस दिन रणभूमि में कहीं मेरा मस्तक कटा हुआ पड़ा होगा, तुम उसे ढूंढना और कुचलवा देना। तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। मामा, प्रताप सिंह जी नहीं है? आए हैं, वह अपने राज्यों के सभी नगरों में प्रवास करते रहते हैं। होशियार, महाराणा प्रताप पधार रहे हैं। अरे मानसिंह, आइए आइए। सुना है आप ईडर और पंचमहल गए थे और फिर अहमदाबाद से आ रहे हैं। और आपके लिए खबर भी आया कॉलर है प्रताप मंदिर। सिंह जी, पिछले साल भामाशाह ने अहमदाबाद को लूटा था। अब मुगलों ने राजपूतों को लूटा तो राजपूतों ने मुगलों की कोठी लूट ली, उसमें क्या है? जहांपना को आपकी ये बात रास नहीं आएगी प्रताप सिंह जी। भाषा तो आपकी भी मुगली हो गई है। सही है। जहांपना, हम यहाँ भाषा की खाल निकालने हैं या मिलकर कुछ काम की बात कर ले प्रताप सिंह जी? काम? आपसे भला क्या काम हो सकता है? आप तो हमारे अतिथि हैं। मुझे आपसे ही काम है। हाँ तो बोलिए फिर। जहांपना चाहते हैं कि सारा मुल्क यानी कि देश एक होकर रहे, अमन और चैन के साथ, यानी शांति और सुख के साथ अवाम को जीने दे। जहांपना मुगले आजम के हुक्म से सारी प्रजा का बंदोबस्त करना चाहते हैं। मान सिंह, ये मुगल यहाँ आए उससे सैकड़ों साल पहले हम सब एक होकर जीते आए हैं। राजपूत हो, मराठा हो, जो कोई भी हो, सब एक होकर जीते आए हैं। तो आज ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप अपने परमात्मा को हटाकर वहाँ मुगलों को बिठाना चाहते हैं? जहांपना की उदारता को समझे प्रताप सिंह जी। हाँ हाँ, उदारता। कलाकारों का सम्मान करना, संतों के दर्शन करना, सब ढोंग। सर्वधर्म संभाव में मानना अकबर का ढोंग है ये सब। मुखौटा पहन रखा है अकबर ने प्रजा को भ्रमित करने के लिए। आप बात का अर्थ नहीं समझते प्रताप सिंह जी। मैं बात का अर्थ समझना भी नहीं चाहता मान सिंह, बात का अर्थ आप समझे। ये मुगल अपने हैं ही नहीं, ये अपनी प्रजा पर प्रेम नहीं करते, ये अपनी प्रजा पर काबू पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मामा समझाओ इन्हें। मान सिंह जी, अकबर मेवाड़ इसलिए चाहता है क्योंकि उनके सौदागरों का रास्ता मेवाड़ होकर जाता है। वह परदेसी हमें लूटने आया है। जहांपना लूटने आए हैं? जहांपना और भामाशाह, आपने 100 करोड़ की संपत्ति ऐसे ही इकट्ठा कर ली बिना लूटे? उसे लूट नहीं, उसे व्यापार कहते हैं। चारों ओर जो हमारा व्यापार चलता है, वहाँ के लोगों में हम अपने माल 4 गुना दामों में बेचते हैं। और मान सिंह, रुक जा। भावा के संपत्ति की ईर्ष्या उसके राणा को नहीं हुई और अकबर को बैठे बैठे दिल्ली में हो गई। जो राजा अपनी प्रजा की संपत्ति पे ईर्ष्या करे वो राजा बनने योग्य है या नहीं, ये स्वयं विचार करे। बुंदेलखंड के तालाब में विष मिलाकर हजारों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्या आपके तुच्छ जहांपना को ये शोभा देता है? मैं यहाँ जहांपना का अपमान सुनने नहीं खड़ा हूँ। एक निवाड़ है, यहाँ केवल 2 ही बातें सुनाई। निवाड़ के गीत सुनो
तो मैं ये आपका जवाब जहांपना को दे दूं? हाँ हाँ दे देना। मामा हो न हो ये मान सिंह अपनी बड़ी फौज लेकर आएगा और मेवाड़ को बर्बाद करने का देखना। 1-2 वर्ष का समय लग जाएगा राणा जी। 1-2 वर्ष? हाँ, पहले उसे इधर और बड़नगर के विद्रोह को दबाने जाना पड़ेगा। वहां भी विद्रोह हो रहा है? हुआ नहीं, होगा। हमने बीड़ा सिंह को इसलिए रवाना कर दिया है वहाँ। तब तक हम यहाँ शस्त्र जमा कर लेंगे। और युद्ध कहाँ से करेंगे? आमेर या चित्तौड़ के आसपास? दोनों की जगह नहीं, उदयपुर से ऊपर हल्दी घाटी में युद्ध करेंगे। हल्दी घाटी? हाँ, जिस सरलता से हम वहाँ लड़ पाएंगे उस सरलता से मुगल वहाँ नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, हल्दी का पीला रंग कहनी और रक्त का लाल रंग जब मिलेगा तभी तो करिया रंग आएगा। इधर जल्दी आ, जल्दी आ। अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीन है तुम, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। काबुल से काली घाट तक हमारा परचम फहराया है हमने। कश्मीर से दक्कन तक हमारी हुकूमत है। किसी ने कुछ करने की जरूरत तक नहीं की। तो ये मेवाड़ का राणा कौन? जहांपना बावला हो गया है वो। सारी रियासत तो आपके साथ है, उसके साथ कोई नहीं है। झूठ झूठ काफिर, तुम वफादारी का मतलब ही नहीं जानते। हमें यकीन है गुजराती नहीं, दक्कन के काफिर भी उन्हें मदद पहुंचाते हैं, वरना उनकी ये हिम्मत
कि दिल्ली के तख्त के खिलाफ वो शमशेर उठाए। बहुत हटीला है जहांपना ये प्रताप सिंह, और उससे भी हटीला है उसका वो दीवान। भामाशाह? हाँ, वही वही जो बुद्धि और बल दोनों बनकर बैठा है। अगर हम भामाशाह को खरीद ले तो प्रताप सिंह अपने आप ही टूट जाएगा। तो खरीद लो उसे। मानसिंह, पर उसके हाथों में शमशेर उठाने की ताकत कैसे? उसका बाप चित्तौड़ का किलेदार था। भारमल? भारमल कावड़िया? हाँ हाँ, क्या नामुराद था मानसिंह, नामुराद। सुबह से लेके शाम तक वो अकेला अपनी फौजों से लड़ता रहता था भारमल। उसी से ही उसके बेटों ने जीत पाई है जहांपना। तो तोड़ दो उसकी ये जीत। तेरा भाई प्रताप हमेशा लड़ाई लड़ने से बाज नहीं आ रहा है। शक्ति, क्या तुम भी अपने भाई से मिले हुए हो उनकी नहीं? ऐसा हम कैसे मान ले? क्योंकि इतने वर्षों में हमने आपको नाराज नहीं किया है जहांपना। हाँ, पर वो तो इसलिए कि तुम हमारी मदद से मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। जब तुम हमारे यहाँ आए थे और हमसे वादा किया था कि मेवाड़ भी हमारी हुकूमत में शामिल होगा, किया था कि नहीं? हाँ, किया था, और आपने भी आश्वासन दिया था कि चित्तौड़ में कोई भी रक्त नहीं बहेगा। फिर भी चित्तौड़ के 40,000 लोगों में से 30,000 लोगों को मुगल फौज ने मार गिराया। इसलिए प्रजा आपका विद्रोह कर रही है। अगर आप अपनी बेगम के शौहर बने रहना चाहते हो शक्ति, तो मेवाड़ को हमारी सल्तनत का हिस्सा बना दो। प्रताप और भामाशाह का सर हमारे नजर करो। तुम्हारा जवाब हमें चाहिए शक्ति। थैंक यू। वाह मान सिंह, तुमने तो कहा था जहांपना के दरबार में आदर और सम्मान मिलेगा। ये है आदर और सम्मान। शक्ति, जो मिल रहा है उसे ही आदर और सम्मान समझो। सुना है अकबर अजमेर आया है जी। और मानसिंह भी सेना लेकर निकला है। जी हाँ। हो ना हो, ये अकबर अब डेरा डालेगा। तो अभी हमें निकलना चाहिए। कल सुबह निकलना ही है। वो कोलिर के राजा राम सिंह हमारे साथ है क्या? हाँ, अपने तीनों पुत्रों के साथ आए हैं। 300 घुड़सवार और 400 पायदानों के साथ। मान गए भामाशाह जी, तुम्हें मान गए। आज देश के लोगों ने विद्रोह करने का वचन दे दिया है। अब सिल्क मुल्तान भी विद्रोह करेंगे। ये तो आपने कमाल कर दिया विक्रम सिंह जी, कमाल कर दिया। अकबर को मेवाड़ बतियाने का उतावलापन इसलिए है क्योंकि गुजरात और दिल्ली के बीच बैठा है हमारा ये मेवाड़। गुजरात के बंदरगाह पर उतरने वाला सारा माल दिल्ली जाता है और वो हमारे मेवाड़ के रास्ते से, और यहाँ हम उस पर कर वसूलते हैं। हाँ, और खानदेश या विदर्भ से जाओ तो कर नहीं, सारा माल ही छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता है। गोलकुंडा के मराठा सरदार सभी चुरा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेवाड़ स्वतंत्र रहा तो मुगलों की शक्ति क्या कम होती जाएगी? कपड़े का अगर एक टाका भी खुल जाए तो धीरे धीरे पूरा कपड़ा खुल जाता है। इसलिए देश की स्वतंत्रता के लिए मेवाड़ का स्वतंत्र रहना आवश्यक है। मेवाड़ तो स्वतंत्र ही रहेगा भामा।
हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह की सेना भूमि का खाद बन जाएगी, देख लेना। मैं 500 सेना लेकर आया हूँ। गुजरात के भीमसेन तोड़िया भी हमारे साथ है। पठान हकीम खान भी अपने 200 पठानों के साथ आ रहे हैं। और सिंधियों ने 3 सीधे तोपे भेजी है और साथ में 50 ऊँटों पर बारूद भेजा है। समझे राठौड़ का जो तो कुचल चुका है, फिर भी उन्होंने छोटी में 700 तलवारें भेजी है। गोलकुंडा के सुल्तान ने 400 घोड़े भेजे। गुजरात से 100 ब्राह्मण आए हैं लड़ने नहीं, भोजन पकाने, और काशी से 50 वैद्य आए हैं घायल सेवा व चिकित्सा के लिए। अब धर्म और संस्कृति के लिए अहिंसक समाज भी शस्त्र उठाएगा। यह एक जंग और धर्म युद्ध है राणा जी। सारा देश मेवाड़ की ओर देख रहा है। सभी जानते हैं मुगलों के सामने तलवार उठाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप में है। अब आप सिर्फ मेवाड़ के ही नेता नहीं, इस सारे हिंद के नेता है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य के बाद आर्य धर्म की रक्षा करने वाले इस प्रताप की तारीफ में शब्द लिखने के लिए इतिहास के पन्ने तरस रहे हैं राणा जी, तरस रहे हैं। भावा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं अपने हिंद का, अपने हिंदुस्तान का, जिसकी वेदों से पुरानी संस्कृति है, जिसकी सूर्य से उज्जवल परंपराएं हैं। भावा, हमें इस युद्ध और इस जंग में जीतना ही होगा। मुगलों को हमें हमारे देश से निकालना ही होगा। हमें ये युद्ध जीतना ही होगा। हर हर महादेव। और इस तरह भारत की तारीख में एक सबसे भयंकर युद्ध लिखा गया। पश्चिमी राजस्थान का वो क्षेत्र जहां भगवान एक लिंग जी का मंदिर है, बस उसी के पास में हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं मोर्चा संभाल कर खड़ी थी। सिसोदिया यानी कि प्रताप की सेना के महामंत्री थे भामाशाह, और साथ में उनका साथ दे रहे थे उनके भाई तारा सिंह। अकबर की सेना की ओर से गद्दार मान सिंह मोर्चा लेकर 80,000 सेना के साथ में आया था। भीषण युद्ध का आगाज हुआ। सबसे पहले मुगलों ने पश्चिम की ओर से अटैक किया, हमला किया, लेकिन महाप्रतापी भामाशाह और उनके भाई ताराचंद जो पश्चिम का छोर संभाले हुए थे, उन्होंने देखते ही देखते इतना जोरदार हमला किया कि मुगल सेना वहां से भाग खड़ी हुई। और महाराणा प्रताप स्वयं जंग के मैदान में बीचों बीच लड़ रहे थे। अरे लड़ क्या रहे थे, दुश्मनों के सर को साग सब्जी फल के तरह काट रहे थे। उसी समय गद्दार जगन्नाथ पीछे से हमला करते हुए उसने महाराणा पे हमला किया। दूर खड़े भामाशाह ने जैसे ही ये देखा, तलवार की एक झटके से जगन्नाथ का सर काट दिया। महाराणा तो बच गए, लेकिन महाराणा की नजरों के सामने मान सिंह आ गया। मान सिंह गद्दार था। मान सिंह गद्दार था। उसको देखते ही राणा का खून खौल उठा। उन्होंने चेतक को कहा कि चेतक, आज तेरी स्वामी भक्ति बताने का सही मौका मिला है, बता दे आज स्वामी भक्ति। और चेतक में भी महाराणा प्रताप की तरफ जोश आया और उसने जोरदार मान सिंह जो हाथी के ऊपर बैठकर आया था,
अपनी दोनों टांगों से उछलकर हाथी के ऊपर दोनों टांग से जोरदार वार किया और ठीक उसी वक्त राणा ने अपना भाला फेंका। राणा ने भाला फेंका और वो भाला हाथी के महावत को चीरता हुआ जाकर सीधा मान सिंह को लगा, लेकिन मान सिंह पत्थर के अंदर छुपा हुआ था। मान सिंह बच गया, हाथी से नीचे गिर गया, लेकिन महाराणा ने उसको छोड़ा नहीं। ऐसे में मान सिंह के हाथी के पैरों में तलवार लगी हुई थी और वो तलवार सीधे जाके चेतक के पैरों को लगती है और चेतक का पैर कट जाता है। यह आपको इस पूरे ऑडियो वीडियो के माध्यम से दिखेगा, आपको देखिएगा किस तरह से वो भयंकर युद्ध खेला गया। ये मान सिंह मुसलमानों की तरफ मुगलों की तरह से लड़ रहा था और ये हमारे भामा और राणा प्रताप लड़ रहे। जब देखा कि अब चेतक युद्ध भूमि में लड़ नहीं सकता तो राणा को लगा कि अब युद्ध भूमि छोड़कर जाने में ही भलाई है। उन्होंने वहां से अपने चेतक को किया और चेतक अपने स्वामी को लेकर वहां से निकल पड़ा। जाते जाते बहुत ही, कभी हल्दी घाटी में से अगर आप में से कोई लोग गए होंगे तो देखिए दो पहाड़ों के बीच में बहुत छोटा सा सकरा है, वहां से निकलती है, लेकिन उसके बीच में 22 फुट लंबी खाई है। 22 फुट यानी कि यहां से वो स्पीकर जो पड़ा वहां तक चेतक ने एक छलांग मारी और सीधे राणा को सुरक्षित उसकी तक पहुंचा दिया। राणा तो पहुंच गए, लेकिन चेतक वहां पहुंचते ही गिर गया। राणा ने उसे उठाया, लेकिन चेतक तो कब के अपने प्राण गंवा चुका था। राणा ने अपनी गोद में उसे बिठाया और आंखों में आंसू के साथ उसे वहां से रवाना किया। आइए हम देखते हैं अगली एक्ट। हम युद्ध हार गए। शांत हो जाओ चला, कोई युद्ध नहीं हारा। इस बार अगर हमें चित्तौड़ नहीं मिले तो क्या, अगली बार अवश्य मिलेगा। जब तक हाथ कट नहीं जाता तब तक हाथ से तलवार कैसे छूट सकती है। भामा, ये सब कैसे हो गया भामा? तूने युद्ध की शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी ना। मुझे याद है दूसरे पहर में तूने दुश्मनों की 4 टुकड़ियों को मार गिराया था। ये तारा भी था तेरे साथ वहां, फिर क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? महाराणा जी, युद्ध के लिए निकले सभी सैनिकों ने सर पर केसर तिलक किया था। ना लौटेंगे और ना ही लौटने देंगे उन मुगलों को। राम शाह जी के तीनों बेटे भी हमारे साथ थे। भाग भरी हुई वो मुगल सेना हमें देखकर। फिर क्या हुआ? तभी राम शाह जी ने कहा, चलो चलते हैं महाराणा जी के पास। यही भूल थी हमारी तारा, यही भूल थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, मगर युद्ध की हड़बड़ी में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। यह मुगलों की चाल थी राणा जी। पहली टुकड़ी हमसे हारती है और जब हम आनंद में बेभान हो गए तो उन्होंने घेर कर हमें पराजय कर लिया। इनके साथ बाबर ने भी यही किया था राणा जी। और सबसे मेरे सावधाने आप तरफ होते भाई साहब, और मुगलों की फौज आपको जिंदा पकड़ने के लिए प्रयत्नशील थी।
गलती ये थी भामाशाह जी की कि हल्दी घाटी की आड़ छोड़कर मैदानों में आ गए। तभी उस्मान सिंह ने मुझे कहा था मुगलों का जितना तय हो गया है। शक्ति सिंह, हम राजपूत है, राजपूत। हम हारने के लिए वार नहीं करते। हमारी सेना कम थी, मुगल 10,000 से भी ज्यादा थे और हम 4,000 से भी कम। ये प्रताप हारा है। कैसा दुर्देवी है ये प्रताप कि इसे वीर गति भी ना मिली। भामा, तूने ही तलवार के नोक पे मेरे चेतक को रणभूमि से बाहर भगाया था ना? तूने ही उसे बाहर भगाया था ना भामा? क्यों किया तूने ऐसा? मानसिक कछुआ आपकी ओर आ रहा था। जगन्नाथ कछुआ फूट चुका था। उसने रामशाह जी पर भी प्रहार किया था। आपको बचाना जरूरी था। क्यों मुझे बचाना जरूरी था भामा? क्यों मेरे माथे पे ये कलंक लगाना जरूरी था क्या? मुझे आपकी चिंता नहीं थी राणा जी, मुझे आपकी चिंता नहीं थी। मुझे अपने इस मेवाड़ की चिंता थी। जब तक आप जीवित है तब तक ये मेवाड़ जीवित है। जिस दिन आप वीर गति प्राप्त हो जाते हो उसी दिन ये मेवाड़ भी अकबरिया सल्तनत का गुलाम बन जाता। मेवाड़, ये ऐसा मेवाड़, अब क्या बचा है इस मेवाड़ में? क्या रखा है इस मेवाड़ में? चित्तौड़ भी हाथ से गया और मेरे पिताजी की आत्मा को भी शांति नहीं मिली। शक्ति, कुंभलगढ़ भी हाथ से चला गया और मेरे दादाजी की आत्मा भी अधगति में गई। क्या रखा है इस मेवाड़ में? हाथ कटे को वीर कहते हैं, नाक कटे को कुबरा। चित्तौड़ के बगैर ये मेवाड़ भी कुबरा हो गया है और कुबरा हो गया है उसका ये राणा, कुबरा हो गया है ये राणा। मैंने अकबर को देखा है आपके नाम से डरते हुए। जब भी आपकी बात होती है तो मदिरा मांग कर पीता है। छोड़ दो ये सब बातें शक्ति। तू भी वही था ना जब मान सिंह ने मेरे पीछे तो मुगलों को छोड़ा था, तब तूने ही मुझे पीछे से आवाज लगाई थी। क्यों किया तूने ऐसा शक्ति? क्यों? क्योंकि मैंने पाप कर्म किए हैं, द्रोह किया है, विश्वासघात किया है। मुझे प्रायश्चित करना है, अकबर की शरण में जाने का प्रायश्चित। जिस दिन अकबर ने कहा आपका घात मैं करूं, उसी दिन मैंने प्रण ले लिया था कि आपसे पहले मैं मरूंगा। और जब तक मैं नहीं मरता भाई साहब, आपको मरने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मरने। महाराज, आपको बचाना कितना जरूरी था ये आपका घोड़ा चेतक भी जानता था। तभी तो एक ही चलान में पूरा का पूरा नाला पार करके चला गया। भामा, मेरा चेतक चला गया, मेरा चेतक चला गया, मेरे सारे सारथी चले गए भामा। मैं क्यों जीवित हूँ भामा? मैं क्यों जीवित हूँ? ऐसा मत कहे महाराज। मैं प्रण लेता हूँ भाई साहब। खबरदार, तू प्रण मत ले। तू चाहे तो मेरी प्राण ले ले, लेकिन तू प्रण मत ले। ये महादेव ने हाथ छोड़ दिया है हम राजपूतों का। दुश्मन हंसी करेंगे और इतिहास कहेगा कि राजपूताना मुगलों के हाथ गया तो महाराणा प्रताप के काल में। ये महादेव, ये राणा का मुंह तो सदा के लिए काला हो गया। महादेव सदा के लिए काला हो गया। अब इस राणा के शरीर में चीज नहीं है महादेव, नहीं है इस राणा के शरीर में चीज।
निकलेगा तो निकले ऐसे बाहर जाके। भाई जी कहाँ हो आप? क्या हुआ? आपसे कोई मिलने आया है। कौन? मरियम छवानी नाम है हमारा। आमिर की कुंवरी आज भामाशाह के आंगन में? हाँ वही, पर ध्यान रहे ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना जितनों को पता चली है उतनों को अपने प्राण देने होंगे। ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। जी। जाओ तो और रेशम का आसन ले आओ इन्हें बिठाने के लिए। रेशम के आसन पर बिठाओगी कावड़िया रानी, ताकि आसन नापाक ना हो। हमारे धर्म में कहते हैं कि रेशम कभी अपवित्र नहीं होता, और यदि आपके जाने के बाद हमें आसन को जलाना पड़े तो उससे क्या लाभ? राज गई लाज गई, अब आसन संभाल कर बिठाओगी कावड़िया रानी। न राज गया है न लाज, बस 2-4 किले ही गए, और जब तक हमारे महाराणा जीवित है तब तक मेवाड़ के सूरज पर ग्रहण लग सकता है, लेकिन अस्त नहीं हो सकता। हो गया है अस्त। आपके महाराणा ने जहांपना की खिदमत में भेजा है कि जहांपना उन्हें बख्श दे और बदले में मेवाड़ को अपने हुकूमत में शामिल कर दे। झूठ, साफ झूठ। वो खत हमने अपनी आंखों से पढ़ा है कावड़िया रानी। कावड़िया जी, कावड़िया जी, बाहर आइए। देखिए ये स्त्री क्या बोल रही है। बाहर आइए कावड़िया जी। क्या हुआ? क्या ये सच है कावड़िया जी? बोलिए, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। नहीं, क्या सचमुच हमारे महाराणा शरणागति नहीं है? ये आप क्या कह रहे हो? समय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। प्रणाम मरियमा जी, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है शक्तिशील जी से। इस सब का क्या अर्थ है? क्या सचमुच महाराणा जी ने शरणागति ले ली? ली नहीं है अब तक। हमने जहांपना से कहा है कि वो खत नकली है। अब जांच करने से पहले ही मेवाड़ को अपनी सल्तनत का हिस्सा कह देंगे तो बाद में नाक कटवाने की मुसीबत आ सकती है। हमने अलवर के कुंवर को भेजा है महाराणा को समझाने के लिए, और गुजरात के हाजीपुर के दरगाह में माथा टेकने का बहाना करके आपसे मिलने आए हैं भामाशाह। क्यों? कावड़िया जी जाकर समझाएंगे राणा जी को, ये सोच कर आई हो? हाँ, यही सोच कर आई हूँ कि भामाशाह जाके समझाए महाराणा को कि वे यूं ही शरणागति ना दे। अकबर की बीवी बोल रही है ये? हाँ, तुमने क्या सोचा? जो राजपुताइन की जौहर करे वही सती होती है। हम अकबर के जहान की बंदियां भी सती है। मुगल की तेज किसी चिता से कम नहीं, और हमारा निकाह किसी विधा से कम नहीं। तो क्यों नहीं तुमने जौहर कर लिया? इस विवाह को तुमने मान क्यों लिया? बोलो। आमेर में मैं मर भी जाती तो आमेर बच नहीं जाता। आज भले ही मेरे पिताजी दिल्ली के तख्त के सामने मुझे रखते हैं, पर मेरे आमेर की प्रजा तो अपना धर्म संभाल कर बैठी है ना। जब मेरे पेट से जन्मा बच्चा बादशाह बनेगा, विधर्मी सही पर विदेशी नहीं, वो यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझेगा, उनके साथ न्याय करेगा। भामाशाह, जाके ढूंढिए महाराणा को, कहीं छिपे हो मेवाड़ में, और जाके उन्हें समझाइए। क्या समझाना उन्हें? वह अपनी हिम्मत पूरी तरह हार चुके हैं। कोई नहीं है जो उनके साथ खड़े रहकर उनके साथ युद्ध कर सके। सेना नहीं है तो सेना खड़ी कीजिए भामाशाह। अब महाराणा को समझना होगा कि वे अब साधारण इंसान नहीं हैं, वो पूरे देश की आजादी की तस्वीर बन चुके हैं। वे नहीं मान सकते। उन्हें अपनी छोटी बहन हीरबाई की सौगंध देके समझाइए भामाशाह। मैं बस आपसे इतना ही भरोसा चाहती हूँ कि आप महाराणा को टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे।
राणा जी कहाँ हो आप? राणा जी कहाँ हो? मेरी दुर्दशा देखने आए होगा। नहीं राणा जी, अपनी दुर्दशा दिखाने आया हूँ। अनाथ हो गए हैं हम सब आपके बिना। अनाथ अनाथ तो मैं हो गया हूँ, पराजित होकर सारी कीर्ति चली गई भामा। पराजय से कीर्ति नहीं जाती राणा जी, पराजय मान लेने से कीर्ति जाती है। आपकी कीर्ति हरदी घाटी के मैदान में नहीं गई। आपने जो शरणागति का पत्र अकबर के दरबार में भेजा, उस पत्र के साथ आपकी कीर्ति भी चली गई। हाँ भामा हाँ, मैंने अकबर को पत्र भेजा और साथ में ये भी कहा कि अगर वो मेरी प्रजा को सुख और वैभव भोगने देगा, धर्म और संस्कृति को संभालने देगा, तो मैं खुशी खुशी अपना सिंहासन उसे भेंट कर दूंगा। आप एक राजपूत होकर ऐसी बातें कर रहे हो। एक राजपूत कभी हार नहीं मानता। आपको फिर से खड़े होना होगा, फिर से लड़ना होगा, अपनी इस भूमि के लिए, अपने इस धर्म के लिए, अपने इस मेवाड़ के लिए। और कैसे भामा कैसे? क्या बचा है मेरे पास? न सैन्य न कुछ। सैन्य तो फिर से खड़ी हो सकती है राणा जी। सैन्य ऐसे ही खड़ी नहीं होती भामा, सैन्य के लिए संपत्ति चाहिए। कहां से लाऊंगा मैं इतनी संपत्ति? बस इतनी सी बात, तो ये भामा किस दिन काम आएगा, उसकी संपत्ति किस दिन काम आएगी? भामा, तुम अपनी संपत्ति मुझे दे दोगे तो तुम खुद क्या करोगे भामा? मेरे ये प्राण और ये मेरी सारी संपत्ति इस मेवाड़ का कर्ज है, और अब बस समय आ गया है कर्ज चुकाने का। आज से मेरी संपत्ति और मेरे प्राण आपके लिए, अपने इस मेवाड़ के लिए, अपनी इस भूमि के लिए आपके सामने समर्पित कर दूंगा। आप हमारे राणा हो, राजस्थान के, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। भामा, ये सब क्या है? राणा जी, आज हम हमारी सारी संपत्ति और हमारी प्राण आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। आप उसका स्वीकार करें। भामा, तुम दान दे रहे हो ना अपने राणा को? दान नहीं, चढ़ावा है। स्वतंत्रता ही मेरा भगवान है, और आज मैं अपने भगवान के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर रहा हूँ। आज से मेरा सर्वस्व आपका है। भामा, जिस देश के द्वार पे तुम्हारे जैसा किलेदार खड़ा हो, वो देश कभी परतंत्र नहीं हो सकता। राणा जी, इस धन से हम नई सैन्य खड़ी करेंगे, नए हथियार बनवाएंगे, लेकिन अकबर को मेवाड़ जीतने नहीं देंगे। आज से अब ये युद्ध सिर्फ मेवाड़ का युद्ध नहीं, इस देश के धर्म और संस्कृति का युद्ध है।
Madhila, please. क्या आपने कभी पढ़ा Can you stop moving this, please? 18 जून 1576 को जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसके बाद अगले 10 सालों में क्या हुआ? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। सच तो यह है कि हल्दी घाटी में भी न महाराणा प्रताप की हार हुई और न ही कभी अकबर ने मेवाड़ के ऊपर अपना आधिपत्य जमा पाया। दोनों सेनाएं बिखर गई। जब गद्दार मान सिंह अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उसका मुंह देखने से मना कर दिया। मत कर। उसने कहा, मान सिंह, मेरे महल से तुम दूर चले जाओ। और इस तरह से 1576 के बाद 1577 में फिर एक युद्ध हुआ, 1578 में फिर युद्ध हुआ। अलग अलग कबीले लगातार युद्ध करते रहे। हल्दी घाटी तो सिर्फ मुगलों और महाराणा के बीच के युद्ध की एक शुरुआत मात्र थी। ये युद्ध चलते रहे और फिर आखिर वो दिन आया जब 1582 का, जी हाँ, हल्दी घाटी के 6 साल बाद, जब महाराणा ने जब भामाशाह ने अपनी संपत्ति को इस राष्ट्र के नाम पे समर्पित कर दिया। क्योंकि भामाशाह की सोच थी कि अगर राष्ट्र की उपासना नहीं की तो उपासना के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। और आप जानते हैं भामाशाह कौन था? एक जैन श्रावक था। आज हम कहते हैं कि हम अहिंसक हैं। भामाशाह युद्ध में लड़ा, भामाशाह महामंत्री बना, वो युद्ध में भी लड़ा, लेकिन रोज रात को वापस शाम को आके प्रतिक्रमण करता था। ऐसे महान भामाशाह थे। और भामाशाह ने जो अपनी संपत्ति महाराणा को दी, क्या आप कोई बता सकते हैं कितनी संपत्ति दी? आज हम कोई भी व्यक्ति दान देता है तो हम कहते हैं कि ये दानवीर भामाशाह है। अरे आज से 450 साल पहले भामा ने जो संपत्ति दी, वो संपत्ति से 25,000 सैनिक 12 साल तक उनको खाना पीना और उनका पगार चुका सके, इतनी जोरदार संपत्ति भामाशाह ने अर्पण की। और उसके बाद 1582 में ध्यान लगा के सुनना, मैं इतिहास गवाह है। अगर आपको पता नहीं है तो इतिहास का कर्नल टॉर की बुक पढ़ लो। बैटल ऑफ दिवेर के नाम से 1582 में भीषण युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के बाद बैटल ऑफ दिवेर, जिसके अंदर एक चित्तौड़ को छोड़कर राणा ने गोगुंदा, सराय, उदयपुर, मंडल सब कुछ अपने आधिपत्य में वापस ले लिया। नमन करते हैं ऐसे भामाशाह को और नमन करता हूं आज महाराणा प्रताप को।